Hello class 8 students, this is your science teacher Agrima Rawat. So we have been doing the chapter number 7, conservation of plants and animals. In this chapter we have already talked about the deforestation and what are the causes and effects of it, and then we have also seen the protected areas. Now we are going to talk about some different topics. So the first topic we are going to talk about is red data book. So what do we mean by the red data book? So as a name says, इसके नाम से हम बहुत सारी चीज़ें पता लगा सकते हैं इसके बारे में. रेड कलर, फर्स्ट ऑफ ऑल रेड इज़ देयर, तो रेड कलर डेंजर का साइन होता है, ठीक है. और डाटा बुक मतलब इसके अंदर कोई इन्फॉर्मेशन रखी गई है. तो हमने इससे पहले पढ़ा था दैट देर आर सम एंडेंजर्ड स्पीसीज़, राइट. कुछ एंडेंजर्ड स्पीसीज़ होती हैं जो खतरे की कगार पे हैं, मतलब एक्सटिंक्ट होने की कगार पे हैं, ख़त्म हो जाएंगे अगर उनको प्रोटेक्शन नहीं दी गई. उनके नंबर बहुत ज़्यादा कम हो गए हैं, तो ऐसी स्पीसीज़ को हम एंडेंजर्ड स्पीसीज़ कहते हैं. तो ये डाटा जो है आपका रिकॉर्ड करके रखा जाता है और रेगुलरली इसको ट्रैक किया जाता है कि कौन कौन सी स्पीसीज़ के कितने कितने नंबर हैं हमारी कंट्री में, या आप बोल सकते हो आपके पर्टिकुलर एरिया में, ठीक है. उसको ट्रैक करते रहते हैं रेगुलरली ताकि हमें पता चलता रहे कि कौन सी स्पीसीज़ पे खतरा है और कौन सी पे नहीं है, ठीक है. अगर किसी पे कोई इंडेंजर्ड स्पीसीज़ बन गई है तो उसको प्रोटेक्शन दी जाए, उसको उस तरीके से उसको आप उस पर वर्क कर सकें, ठीक है. जब टाइगर के नंबर इंडिया में बहुत ज़्यादा कम हुए थे तो उस टाइम पे भी यही चीज़ हुई थी. सेंसस हुआ था उनका, उनके नंबर काउंट किए गए तो देखा गया कि बहुत कम हो गए नंबर टाइगर्स के. तो उस टाइम पे फिर प्रोजेक्ट टाइगर चलाया गया और साथ साथ में लोगों को अवेयर करने के लिए गवर्नमेंट ने टेलीविज़न पर भी इसका एडवर्टाइजमेंट देने लग गए, लोगों को बताने लगे कि इस तरीके से जो टाइगर्स हैं वो ख़तरे में हैं. लोगों को भी इस चीज़ में अवेयर करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी था, ठीक है. तो उन्होंने बहुत सारे स्टेप्स लिए गवर्नमेंट ने ताकि इनको प्रोटेक्ट कर सकें. तो रेड डाटा बुक क्या है, जिसमें एंडेंजर्ड स्पीसीज़ को के रिकॉर्ड रखे जाते हैं, ठीक है. और इसको मेंटेन कौन करता है? इसको मेंटेन करने का काम एक इंस्टीट्यूशन करता है जो है IUCN. IUCN की फुल फॉर्म है इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर एंड नेचुरल रिसोर्सेज. तो ये जो आपका एक पूरा एक इंस्टीट्यूशन है, ये आपके नेचर को कंजर्व करने के लिए और नेचर के साथ जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं, प्राकृतिक संसाधन हम जिन्हें कहते हैं, प्रकृति और प्राकृतिक संसाधन दोनों का ही कंजर्वेशन करने का काम करते हैं ये. और ये पूरा इंटरनेशनली काम करता है, कोई एक पर्टिकुलर कंट्री से नहीं चला रही. ये पूरी अर्थ में जितने भी वाइल्ड लाइफ या आपके जो नेचर है उसका ध्यान रखने का काम करते हैं, ठीक है. तो रेड डाटा बुक को भी वही आपका मेंटेन रखते हैं. ओके, आई होप यू हैव अंडरस्टूड इट, ठीक है. रेड कलर्स डेंजर से है, तो एंडेंजर्ड आप आराम से पहचान सकते हैं. एंडेंजर्ड स्पीसीज़ कोई सी भी हो सकती हैं, प्लांट्स भी हो सकते हैं, एनिमल्स भी हो सकते हैं, ठीक है. चलिए वी मूव टू द नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज़ माइग्रेशन. इन SST you would have seen this topic, migration. Migration means when somebody move from one place to the other and settle down there. जैसे कोई है, जैसे कोई भी ऑर्गेनिज्म है वो एक जगह से दूसरी जगह पे चला जाता है तो उसे माइग्रेशन कहते हैं, ठीक है. जैसे ह्यूमंस के केस में जैसे जॉब के लिए कोई एक स्टेट से दूसरे स्टेट में मूव कर रहा है तो उसे माइग्रेशन कहेंगे, ठीक है. यही चीज़ बर्ड्स, एनिमल्स वगैरह में भी होती है. बर्ड्स और एनिमल्स भी अपने ओरिजिनल हैबिटेट को छोड़कर दूसरे जगह पे जाते हैं जहाँ पे उसको अच्छा इन्वायरमेंट मिल सके, ठीक है. ऐसा क्यों करते हैं? वो अपने ओरिजिनल जो हैबिटेट मतलब जहाँ पे वो निवास करते हैं, ठीक है, नॉर्मल ओरिजिनली रहते हैं, उनका घर है जहाँ पे, वहाँ से उठ के वो दूसरी जगह जाते हैं.
एक पर्टिकुलर टाइम पे करते हैं ये हमेशा। ऐसा क्यों करते हैं? कभी कभी कहीं कहीं जगहों पे बहुत ज़्यादा ठंड पड़ती है, तो जो वहाँ पे एनिमल्स रहते हैं, जैसे मान लेते हैं कोई बर्ड्स हैं जो कि फ़िश खाती है, ठीक है। अब उस जगह पे इतनी ठंड पड़ती है कि वहाँ पे जो रिवर्स हैं या वाटर बॉडीज़ है वो पूरी तरह से जम जाती हैं। तो जमे पानी में से फ़िशेस कैसे पकड़ेंगे? तो वो बर्ड्स तो जी नहीं पाएंगी वहाँ पे, है ना। तो फिर वो बर्ड्स उस जगह पे उन्हें खाना नहीं मिल रहा, इसलिए वो दूसरी जगह पे मूव करती हैं। ये माइग्रेशन का एक तरीका है। और भी वजहों से जो एनिमल्स, बर्ड्स वगैरह हैं, ये माइग्रेट करते हैं। और जो माइग्रेटरी बर्ड्स होती हैं वो एक बहुत ही लंबा लंबा आपका डिस्टेंस कवर करती है अपनी ओरिजिनल हैबिटेट से दूसरी जगह आने के लिए। तो एक इसका एग्ज़ाम्पल फ्लेमिंगोज़ हैं, ठीक है। यहाँ पे आपको पिक्चर में दिखाई दे रहे हैं फ्लेमिंगोज़। ये आपके आते हैं अपनी जगह छोड़कर इंडिया में, ठीक है। तो माइग्रेटरी बर्ड जो होती हैं बहुत लंबा लंबा आपका एरिया कवर करती हैं। हर साल ऐसा करती हैं। वो ऐसा नहीं कि कभी कभी आ रही है, नहीं, हर साल जब उनके एरिया में, जब उनका जो हैबिटेट है वो रहने लायक नहीं रहता, तो वो उड़ के यहाँ आ जाती हैं और फिर कुछ टाइम बाद वो वापस चल जाती हैं। उन्हें पता रहता है कि किस टाइम तक हमारा वाला जो एरिया है वो ठीक हो जाएगा, हमारे रहने लायक हो जाएगा, तो वो वापस ट्रैवल करके अपनी जगह पे चली जाती हैं, ठीक है। और ये हर साल एक पर्टिकुलर टाइम पे देखा जाता है, ठीक है। तो क्यों होता है ये? क्योंकि क्लाइमेटिक चेंज हो जाता है, कभी कभी क्लाइमेट वगैरह चेंज हो जाता है उनके ओरिजिनल हैबिटेट का। उनका ओरिजिनल हैबिटेट बहुत ज़्यादा ठंडा हो सकता है, इनहॉस्पिटेबल हो सकता है। इनहॉस्पिटेबल मतलब जहाँ रहने के लिए उनको सारे संसाधन ना मिले, ठीक है। फूड अवेलेबिलिटी नहीं होती, खाना नहीं मिल पाता उन्हें, ठीक है। इस वजह से वो माइग्रेट करते हैं। ऐसी अगर बर्ड्स के एग्जांपल देखें, एक फ्लेमिंगोज तो मैंने आपको बता ही दिया है, अदर्स आर डक्स, गीज, क्रेन फ्लाई। सो ये इंडिया आती हैं हर साल, ठीक है। तो एक ये एग्जांपल हो गया आपका, ठीक है। बर्ड्स, एनिमल्स सब, और भी बहुत सारे कारण हैं जिनकी वजह से एनिमल्स माइग्रेट करते हैं। ओके, तो आई होप यू हैव अंडरस्टूड दिस। ओके, चलिए वी आर गोइंग टू मूव टू द नेक्स्ट टॉपिक नाउ, दैट इज़ रिसाइकलिंग ऑफ पेपर। पेपर का रिसाइकिल क्या है? हमने ये चीज़ पहले से पढ़ रखी है कि जो हमारा पेपर है वो किससे बनता है? पेड़ों से ही बनता है, ठीक है। पेड़ काटे जाएंगे तभी हमारा एक पेपर बन पाएगा। बट इसके फैक्ट्स क्या क्या हैं? कितना पेड़ काटने के बाद आपके पेपर बनते हैं? तो अगर आपको 1 टन पेपर बनाना है तो आपको बड़े बड़े पूरी तरह से ग्रोन अप ट्रीज 17 चाहिए होंगे, ठीक है। 17 बड़े बड़े आपको ट्रीज चाहिए होंगे 1 टन पेपर बनाने के लिए। मतलब कितने ज़्यादा पेपर हम, जैसे आपकी क्लासेस में देखते हैं आप, कॉपीज़ वगैरह आप लोग बनाते हैं तो कितने सारे पेजेस यूज़ कर रहे हैं, इसका मतलब कितने सारे पेड़ कटे होंगे उस चीज़ के लिए। अब इस चीज़ को कैसे, हम क्या करें इस चीज़ में? अब ऐसा तो है नहीं हम लिखना बंद कर देंगे, कॉपीज़ वगैरह यूज़ करना बंद कर देंगे, वो तो नहीं कर सकते क्योंकि वो भी इम्पॉर्टेंट है। तो उसकी जगह हम क्या करें अपने पेड़ों को बचाने के लिए? हम पेपर को रिसाइकिल करें, हम पेपर को रिसाइकिल कर दें। रिसाइकिल करने से क्या होगा? आप पेपर को दोबारा यूज़ करेंगे तो दोबारा यूज़ करने के लिए वही पेपर आ रहा है आपका जो आप यूज़ कर चुके हैं। दोबारा से आपको नया पेपर पुराने पेपर से मिल रहा है, तो आपको पेड़ नहीं काटने पड़ेंगे उसकी जगह, राइट। तो इस रिसाइकलिंग करना बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट स्टेप है, जिससे आप लोग के यहाँ पे रद्दी वाले आते होंगे, आप उनको, अगर आप आपके घर के जो पुरानी कॉपीज़ होती हैं या न्यूज़पेपर्स होते हैं उन्हें दे दें, ठीक है। तो उससे वो रिसाइकलिंग कर लेंगे और आपका जो पेपर है, ठीक है, वो कूड़ा बन के सिर्फ ऐसे ही नहीं वेस्ट हो जाएगा, ठीक है। वो नया पेपर बना देगा और जिसको हम यूज़ कर सकते हैं। आपने एक चीज़ नोटिस की हो शायद, दैट देयर आर 2 टाइप्स ऑफ न्यूज़पेपर। 2 तरह के न्यूज़पेपर्स होते हैं, वन इज़ इंग्लिश न्यूज़पेपर एंड सेकेंड इज़ हिंदी न्यूज़पेपर। कुछ जो
आपने कभी देखे होंगे कुछ पेपर्स जो होते हैं वो बहुत ही अच्छे वाले पेपर्स होते हैं न्यूज़पेपर के, और कुछ न्यूज़पेपर जैसे आपके ज़्यादातर हिंदी लोकल जो आपके न्यूज़पेपर्स होते हैं वो उनके जो पेपर्स होते हैं वो बहुत रफ़ होते हैं। वहीं आप इंग्लिश न्यूज़पेपर जैसे टाइम्स ऑफ इंडिया, द हिंदू, इनको देखेंगे तो इनके पेपर बहुत फ़ाइन होते हैं, बहुत ही एक सॉफ्ट पेपर होता है। और वहीं हिंदी वाले न्यूज़पेपर्स बहुत रफ़ होते हैं। क्यों? क्योंकि वो रिसाइकल्ड पेपर से बने हुए होते हैं। ठीक है, तो हिंदी न्यूज़पेपर वाले एक अच्छा काम कर रहे हैं कि वो रिसाइकल्ड पेपर्स को यूज़ कर रहे हैं। ठीक है, तो पेपर्स को हम रिसाइकिल कर सकते हैं उसको, और फिर से यूज़ करके हम पेड़ों को बचा सकते हैं कहीं ना कहीं। ठीक है, हर टाइम जब एक पेपर रिसाइकिल किया जाता है तो उसको हम कितनी बार रिसाइकिल कर सकते हैं? 3 to 7 टाइम्स हम रिसाइकिल कर सकते हैं एक पेपर को। एक नया पेपर, आपने एक नई कॉपी खरीदी है, उसके बाद जब आपने पूरी भर दिया है वो कॉपी, जब आप रिसाइकिल करवाएंगे तो उसको 7 टाइम्स तक आप उसे रिसाइकिल कर सकते हैं। ठीक है, तो मतलब आप कितने पेड़ बचा लेंगे उस वजह से। अब पेपर रिसाइकिल करने से आप पेड़ों को तो बचाएंगे ही, साथ साथ में एनर्जी भी बचाएंगे। ठीक है, क्योंकि पेड़ को काट के उससे पेपर बनाना एक लंबा प्रोसेस हो सकता है ना, तो उसमें भी जो एनर्जी लगेगी वो आपने बचा ली। पानी भी बचाएंगे क्योंकि पेपर बनने के लिए बहुत पानी यूज़ होता है, तो आप वाटर भी सेव कर रहे हैं। तो मतलब एक पेपर रिसाइकिल करके आप कितने सारी चीज़ों को सेव कर रहे हैं, राइट। और एक और चीज़ है, जब पेपर मैन्युफैक्चर किया जाता है, जब पेपर बनाया जाता है तो उसको बनाते वक्त बहुत सारे केमिकल्स यूज़ होते हैं, और वो केमिकल्स निकलते हैं आपके, ठीक है, केमिकल्स आपके नेचर में पहुंच जाते हैं, तो आपको ऑब्वियसली आपके नेचर को हार्म होगा उन केमिकल्स की वजह से, तो वो उससे भी हम बचा सकते हैं। ठीक है, लास्ट टॉपिक इज़ रीफॉरेस्टेशन। हमने ये चैप्टर स्टार्ट किया था डिफॉरेस्टेशन से, अब हम इसे एंड करेंगे रीफॉरेस्टेशन से। डिफॉरेस्टेशन मीन्स कटिंग डाउन द ट्रीज। नाउ व्हेन वी हैव कटेड इट डाउन, सो उसका अल्टरनेटिव क्या है? ऐसा नहीं है कि हम पेड़ों को काटने से बचा सकते हैं, हम पूरी तरह से रोक नहीं सकते पेड़ों को काटने से, क्योंकि हमारी बहुत सारी नीड्स उन्हीं पे डिपेंडेंट है। बट हम और क्या कर सकते हैं इसकी जगह? हम नए पेड़ लगा सकते हैं। जितने हम पेड़ काटें उससे 2 गुना हम पेड़ लगा दें तो हमारा काम हमारे काम भी पूरा हो जाएगा और पेड़ भी बचे रहेंगे, राइट। तो जो पेड़ डिस्ट्रॉय कर दिए गए हैं उनको उसकी जगह एक नया प्लांट आप लगा दें, एक नया ट्री लगा दें, तो इसे हम क्या कहेंगे? रीफॉरेस्टेशन, दोबारा से फॉरेस्ट लगाना। ठीक है, इससे आप बहुत सारी चीज़ें कर रहे हैं, इन्वामेंट को सेव कर रहे हैं। ठीक है, इन्वामेंट जो डिग्रेड हो रहा था, क्योंकि इन्वामेंट डिग्रेड होने का क्या मतलब है? आपके डिफॉरेस्टेशन करने से सिर्फ आप पेड़ नहीं कट रहे थे, उससे मिट्टी को भी नुकसान पहुंच रहा था, ह्यूमंस को भी नुकसान पहुंच रहा था, बहुत सारी चीज़ों को कहीं ना कहीं नुकसान पहुंच रहा था। अगर आप दोबारा से वही पेड़ लगा देंगे तो आप इन्वायरमेंट को बचाएंगे। ठीक है, उसको नुकसान, जो इतने सारे नुकसान हो रहे थे पेड़ काटने की वजह से, उन सब चीज़ों को आप रोक सकते हैं। ओके, so I hope you have understood this chapter, and this chapter is actually very important for our awareness. ये हमारी अवेयरनेस के लिए बहुत ज़रूरी है चैप्टर, क्योंकि हम इस नेचर के कोऑर्डिनेशन में चलना हमारे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर ये नेचर पूरी तरह से ख़त्म हो गया तो हमारी लाइफ भी बेकार हो जाएगी, हम भी इस अर्थ पे ज़िंदा नहीं रह पाएंगे ज़्यादा टाइम तक। तो हमें इस नेचर के साथ साथ अपना इस नेचर को कंजर्व करते हुए साथ साथ में अपना डेवलपमेंट करना है। ऐसा नहीं कि हम सिर्फ डेवलपमेंट करते गए और हमारा नेचर, हमारी प्रकृति का डिग्रेडेशन होता गया। वो चीज़ हमारे लिए डेवलपमेंट एक टाइम तक चलेगा, बट वो डेवलपमेंट एक टाइम के बाद बिल्कुल नीचे आ जाएगा। क्यों? क्योंकि हमारी इन्वायरमेंट हार्म हो रहा है, तो वो इनडायरेक्टली हमें भी हार्म करेगा एट द एंड। Okay, so I hope you have understood it and follow the things we have learned in this chapter. Thank you.